गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है हेमीप्लेजिया पैरालिसिस। पैरालिसिस हेमीप्लेजिया पैरालिसिस के ही अंतर्गत आता है। हेमीप्लेजिया मतलब हेमी मतलब होता है हाफ, आधा, मतलब वन साइडेड पैरालिसिस जिसमें कि एक हाथ और एक पैर, आधी बॉडी गई हो तो हेमीप्लेजिया। पैरालिसिस क्या होता है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड हेमीप्लेजिया। मैंने पहले ही बताया कि आपको जब आधे साइड का सेंसेशन चला जाए और फीलिंग इतनी ना आए और मसल्स पावर चली जाए तो यह पैरालिसिस होता है। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द डिजीज और सेरेब्रल हेमोरेज, इसका जो अगर हम मेन बात करें तो ब्रेन के अंदर सेरेब्रल पार्ट में ब्लड क्लॉटिंग सबसे बड़ा यही कारण होता है। सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस, वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाना है ना, वहाँ पे ब्रेन के अंदर ब्लड क्लॉट हो जाना। अब आपको पता होगा कि अपोजिट काम करता है। अगर राइट ब्रेन में हुआ तो लेफ्ट बॉडी इफेक्ट होगा, अगर लेफ्ट ब्रेन के पार्ट में हुआ है तो राइट बॉडी इफेक्ट होगा। तो इस तरह से इफेक्ट आते हैं बॉडी के ऊपर। कई बार इपिलेप्सी की वजह से भी ऐसा आ जाता है, कई बार हाइपर टेंशन बीपी की वजह से भी होता है, बट अल्टीमेटली जो मेन कॉज होता है वो तो ब्रेन ही होता है, ब्रेन की ही वजह से होता है। कई बार बहुत ज़्यादा फीवर है, मेनिंजाइटिस है ना, जो ब्रेन का फीवर है उस वजह से भी कई बार हो जाता है। सेरेब्रल ट्यूमर्स, अगर सेरेब्रल एरिया में कुछ ट्यूमर हो गया है, गांठ हो गई है, उस वजह से भी ऐसा हो जाता है। पर इन द केस ऑफ हेमीप्लेजिया there may be or may not be completed in complete loss of speech। कई बार ऐसा होता है कि आवाज़ चली जाती है, कई बार नहीं भी, ऐसा 100% सब पेशेंट पे तो लागू नहीं होता है। तो अगर अपर एक्सट्रीमिटी का पैरालिसिस है ना, अपर बॉडी का, तो अपर बॉडी हेमीप्लेजिया, तो उसमें देखिए क्या क्या DU20 जो कि स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छा काम करता है, और एक पॉइंट आता है EX6 एक्स्ट्राऑर्डिनरी 6 जो कि सर से ही जो DU20 पॉइंट है उससे एक एक अंगूठा, एक एक कण सारे साइड में आएगा, तो 4 पॉइंट होता है DU20 के आगे पीछे और राइट लेफ्ट, तो 4 पॉइंट का ग्रुप होता है EX6। उसके बाद LI15 जो कि शोल्डर पे होता है, एक्रोमियन प्रोसेस पे होता है। आपको पता है जब हाथ पेशेंट उठा नहीं पाता है वहाँ की मसल्स धीरे धीरे कम हो जाती है। TW14 ये शोल्डर पे होता है, जो शोल्डर की मसल्स कम होने लगती है, TW14। LI11 होमोस्टैटिक पॉइंट है। TW5 ये रिस्ट के लिए, कि जो रिस्ट भी बिल्कुल काम नहीं करता है। LI4 ये डिस्टल पॉइंट है। और EX28 क्या होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी 28, ये दोनों जो फिंगर्स होते हैं, नकल्स होते हैं, उनके वेब पे आता है, तो ये 8 पॉइंट का ग्रुप होता है। तो EX28 और TW4 भी लगा सकते हैं आप, जो बिल्कुल रिस्ट है उसके लिए। GB34 बिकॉज मसल्स की स्ट्रेंथ चली गई है, मसल्स नहीं काम कर रही है, इसलिए। ये तो हुआ अपर एक्सट्रीमिटी की बातें। अब लोअर एक्सट्रीमिटी में आप कौन कौन से पॉइंट लेंगे, देखिए ST36, ST41 और ST32, ये पॉइंट आप पैर में ले सकते हैं। अगर बटक के ऊपर लेना है GB30, GB31, GB34, GB39 और GB40। इसी के साथ अगर स्पीच गया है उसका, तो उसमें आप प्रोटोकॉल में H5 और CV23 ऐड ऑन करेंगे। और सबसे पहली बात कि जब आप स्टार्ट करें हेमीप्लेजिया का ट्रीटमेंट, तो पहले तो देखें कहाँ का सप्लाई गया है, उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करें प्रॉपर। और पहले दिन ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले उसके सारे जिंगविल पॉइंट को ब्लीड कर सकते हैं, एक एक बूंद खून निकाल सकते हैं। अगर आप एक्यूप्रेशर करते हैं तो उन सारे पॉइंटों पे जिमी से रोज टिप पे, और जो जिंगविल पॉइंट है इन पे जोर जोर से प्रेशर दे करके ही ट्रीटमेंट शुरू करना है, जिससे कि आपके ट्रीटमेंट की इफिशियंसी बढ़ जाएगी। और मान लो फेस भी इफेक्ट है, फेशियल पैरालिसिस है, तो उसके लिए क्या प्रोटोकॉल बनेगा, उसमें ST4 जो कि लिप्स के पास है, EX5 जो सेंटर CV24 के बगल में आता है, EX5 और ST6 भी जॉ पे ही आता है। LI4 डिजिटल पॉइंट हो गया। GB14 गवर्निंग वेसल 14 जो कि बैक में आता है, इम्यूनिटी बूस्टर है, और वहीं से सारी फेस की सप्लाई आती है। और LI11, और इसके साथ साथ आप लगाएंगे GB34 बिकॉज मसल्स खत्म हो गई है, मसल में स्टेमिना नहीं रह गया, मसल्स की स्ट्रेंथ गायब हो रही है। इन्हीं के साथ पैरालिसिस के किसी भी केस में आप LU9 ऐड करें। LU9 पूरे बॉडी के ब्लड फ्लो को बढ़ाने का काम करता है। अगर आप एक्यूप्रेशर करते हैं तो सारे जिंगविल पॉइंटों पे सीड भी लगा सकते हैं, स्टार मैग्नेट लगा के छोड़ सकते हैं। तो इन बहुत सॉफ्ट जगह पे ना सोए, ये आपको देखना है कि हार्ड रहे, थोड़ा एकदम सॉफ्ट ना रहे। और फिजिकल एक्टिविटी तो दोनों टाइम सुबह शाम आपको करवाना है। और मोक्सा भी दे सकते हैं, मोक्सा भी बड़ा
इंपॉर्टेंट है, लेकिन पेशेंट आपका उसके साथ डायबिटिक है तो थोड़ा-सा फिर मुश्किल होता है मोक्सा देने में, पैर वगैरह में, हाथ में तो फिर भी दे सकते हो, क्योंकि न्यूरोपैथी की वजह से उसको सेंसेशन बिल्कुल नहीं रहेगा, तो कई बार ब्लिस्टर, कई बार घाव, ये सब बनने के चांसेस हो जाते हैं। तो इन बातों पे ध्यान रखें। थोड़ी सी डाइट की भी ख्याल रखना पड़ता है, बिकॉज उनकी मसल्स कम हो रही है, तो हमें प्रोटीन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन्स ये सब क्या चल रही हैं, या डाइट में कौन कौन सा फूड अच्छा होता है, इन पे भी फोकस हमें करना पड़ेगा। तो कुछ जो ऐसी सामग्री है, ऐसी खाने की चीज़ें हैं जिनकी वजह से बोन की स्ट्रेंथ अच्छी होती है, मसल्स की अच्छी होती है, उनको आप ज़रूर ऐड ऑन करें। और आप इसके साथ इलेक्ट्रिकल एक्यूपंक्चर भी कर सकते हैं, जिन पे आप इलेक्ट्रिकल एक्यूपंक्चर में क्या करेंगे, आप वाइब्रेशन दे सकते हैं मशीन से अटैच करके, ठीक है? तो उससे भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। हेमिप्लेजिया में कुछ पॉइंट होते हैं जिन पे मोक्सा करना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो GV14 जो गर्दन के पास है, LI10, LI11, ये दोनों पॉइंट ले सकते हैं इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में। ST32, ST36, GB34, इन पे अगर मोक्सा करें तो आपके रिजल्ट में 4 चाँद लग जाएंगे और अच्छा रिजल्ट आपका आने लग जाएगा। अच्छा, हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो डिसकंटिन्यूअस वेव जो होता है एक्यूपंक्चर की मशीन में, वह वेव बहुत ही अच्छा माना गया है पैरालिसिस में। DD तो हमने बताया था पेन वगैरह में DD हम यूज करते हैं, लेकिन अगर हम पैरालिसिस की है ना, तो डिसकंटिन्यू वेव, ठीक है? तो ये वाला आप करेंगे। एक डेंस एंड डिसअपीयर वेव था, एक क्रॉनिक पेन में यूज होता है, ज़्यादातर एक्यूपंक्चरिस्ट यही वाला फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, बट पैरालिसिस के केस में आपको डिसकंटिन्यूअस वेव यूज करना होगा, ठीक है? तो ये पोलियो में, पैरालिसिस में, क्रॉनिक नर्व प्रॉब्लम में बहुत ही बेहतर रिजल्ट दे पाएगा। थोड़ी सी मरीज़ की काउंसलिंग भी, उसको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखें, उससे अच्छी ट्यूनिंग बनाएं, उस थोड़ी सी काउंसलिंग भी करनी पड़ती है। और अगर उस पर देखिए, थेरेपिस्ट तो एक पेशेंट को हमें कैसे हमेशा खुश रखना है, उससे अच्छे से आपका अटैचमेंट हो, अच्छी से बातें करें उससे, उसको गाइड करें, ज़िंदगी जीने की उसको एक सपना दिखाएं कि वो अच्छे से जी सकेगा, और उसके साथ आप एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें जुड़ के रहें। तो मैं आशा करता हूँ कि 100% तो नहीं, 60%, 70%, 80% जितना पेशेंट हो जाए, यह बड़ी बात होती है पैरालिसिस में। तो आपका थेरेपिस्ट का भी और पेशेंट को भी उतना अवेयर रखें, उसको एकदम स्फूर्ति में रखें, उसको बातों से, हर तरह से, और जितने भी फिजिकल एक्टिविटी हुई उसमें एक चाह पैदा करें। तो मैं आशा करता हूँ कि वो मरीज़ आपका बहुत जल्दी ही अच्छा होने लग जाएगा, चलने लग जाएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।